हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। तो यूनिट 5 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 5 नहीं, वाटर लॉगिंग की जो यूनिट थी उसको आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है, एक्चुअली उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा जो पिछला जो टॉपिक था उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो सके। इस एक्चुअली हम बात कर रहे थे वाटर लॉगिंग के बारे में। तो हमने जाना कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, क्या क्या उसके रीज़न होते हैं और किस वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है। फिर हमने बात की कि इससे कैसे हम बचा जा सकता है। उसमें भी हमने 2 टाइप के सॉल्यूशन की बात की थी। पहला वो था कि एक प्रिवेंटिव कुछ उपाय करके, और दूसरा है हमारा वो है जो रेमेडियल जो टेक्निक है उनको यूज़ करके। तो प्रिवेंटिव को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो रेमेडियल या फिर क्यूरेटिव जो सॉल्यूशन है वाटर लॉगिंग पे काबू पाने के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली कि जो इरिगेशन के द्वारा, ट्यूबवेल इरिगेशन के द्वारा, कि अगर किसी जगह पे वाटर लॉगिंग का इशू अगर पैदा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो ट्यूबवेल इरिगेशन, उस क्षेत्र का ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन करके, क्योंकि होता क्या है कि जो ट्यूबवेल होता है बहुत तेज़ी से पानी उससे बाहर निकलता है काफ़ी स्पीडी रेट से। तो नतीजे में जो वाटर टेबल है वो स्लोली डाउन होने लगता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है उस पे काबू पाने का। और ये भी है कि अगर जो एक ट्यूबवेल और जो इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन है, इनको साथ में अडॉप्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक तो जब स्पीडी रेट से जब वाटर निकलेगा तो हो सकता है कि वाटर टेबल ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आ जाए। तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनाए रखने के लिए दोनों ही जो मेथड है उसको यूज़ किया जा सकता है, एक कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल इरिगेशन। और इसी तरह से एक जो लोकेशन उसकी बताई गई है कि किस जगह पे, जो यमुनानगर हरियाणा में एक जो एरिया है वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था या फिर इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। और मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो जो ट्यूबवेल इरिगेशन होता है, एक तो एक मैकेनिकल थोड़ा कॉस्टली होता है, इसकी वजह से सभी लोग इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो ये इसके कुछ इशू हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है अब जो टॉपिक है हमारा अब जो है, बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज अरेंजमेंट, प्रॉपर ड्रेनेज किसी भी क्षेत्र को प्रोवाइड कर जो वाटर लॉगिंग का इशू है इससे भी बचा सकता है ये। तो देखते हैं कि जलमग्न क्षेत्र में सतही नालियाँ बनाई जाती हैं, वर्षा जल अथवा
अति सिंचाई का अतिरिक्त जल इन नालियों में से होकर किसी नदी या नाले में गिरा दिया जाता है। इससे ये पानी क्षेत्र में, हाँ, तो कहने का गाइस वही मतलब है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि जो प्रॉपर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे, वाटर कंटेनिंग बॉडीज, जैसे रिवर हो गया और दूसरे रिजर्व हो गए, सी हो गए, तो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा जो ड्रेनेज सिस्टम है उस क्षेत्र में हो कि वहाँ पे जो वाटर रुकने के जो चांसेस हैं, जैसे जो गड्ढे वगैरह में जो पानी रुक जाता है, इनको मिनिमाइज़ किया जा सके, और जिसके नतीजे में जो वाटर लॉगिंग का इशू है वो उस क्षेत्र में पैदा ना हो पाए। ये ऐसे भी इससे बचा जा सकता है, वाटर लॉगिंग से। अब देखते हैं गाइस हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर वाटर लॉक्ड एरिया। कि कोई वाटर लॉग एरिया है, उसमें किस तरह से जो निकासी की है, जल निकासी की व्यवस्था किस तरह से होगी, तो देखते हैं। देखिए, नहरों द्वारा सिंचाई करने पर अधिकतर किसान आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं, क्योंकि जो पानी की जो कॉस्ट होती है वहाँ पे काफ़ी कम रहती है, और उनको एक तो उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं होता, और उनका भी, फार्मर्स का भी नुकसान ही हो रहा होता है इससे। लेकिन इस चीज़ को बालाए तारक रखते हुए वो क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पानी को यूज़ करते हैं। तो देखें, किसान आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं, अथवा अधिक वर्षा क्षेत्रों से मृदा की ऊपरी परत हमेशा पानी से संतृप्त रहती है। पानी से संतृप्त रहने का वही है कि पानी के टच में ज़्यादा रहती है, सैचुरेशन पानी का ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे यही पानी रिसकर ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है। ग्राउंड वाटर ऊंचा उठने के कारण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। अतः इस क्षेत्र को जलमग्नता से बचाने के लिए जल निकासी सिस्टम की व्यवस्था होती है, आवश्यकता होती है। जल निकास व्यवस्था का मुख्य कार्य क्षेत्र में वाटर लॉगिंग, जो वाटर टेबल है, इसको कम करना है। एक्चुअली इसका जो मकसद है ये है। अब देखते हैं, इस पानी को निकास नालियों के द्वारा दूर किसी नदी अथवा नाले में गिरा दिया जाता है। जल निकास व्यवस्था और जल निकास व्यवस्था होने पर जो सिंचाई फसलों के लिए लाभदायक न होकर हानिकारक हो जाती है एवं फसलों को नष्ट कर देती है। अब देखते हैं कि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है किस तरह से बेनिफिशियल है और उसके क्या लाभ हैं। तो देखें, फर्स्ट पॉइंट है कि जो जल निकास व्यवस्था के
जो लाभ हैं उनको जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जो जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो नीचे हो जाने पर जो मृदा के, एक्चुअली वाटर लॉगिंग क्या होती है कि जो सॉइल के जो वॉइड्स होते हैं उनमें जो एयर होती है ऑक्सीजन कंटेन, तो वाटर लॉगिंग के केस में वो जो वॉइड्स होते हैं वो उनके फिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो क्रॉप्स की नरिशमेंट के लिए जो ज़रूरी सब्सटेंस होता है उनकी कमी हो जाती है। तो और जब ये वाटर टेबल जब कम हो जाता है तो जो वाटर के पोर्स हैं, सॉइल के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और उनमें जो एयर है वो एंटर कर सकती है। और वो क्या करती है, एक्चुअली जो नाइट्रेट जो फसलों को एक ज़रूरी जो एक सब्सटेंस तैयार किया जाता है नाइट्रेट कन्वर्टिव, तो उसको तैयार करने में मदद करती है। ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो क्रॉप पीरियड होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर और जो लास्ट वाटरिंग का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। क्या होता है ये, इस व्यवस्था से फसलों का क्रॉप पीरियड अधिक हो जाता है तथा उत्पादन भी बढ़ता है। जलमग्न क्षेत्र में एकत्रित हो गए हानिकारक एल्काइनी लवण भी निकास नालियों में पानी के साथ बह जाते हैं। इस व्यवस्था से जलमग्न क्षेत्र का वाटर टेबल नीचे हो जाता है, जिससे जलमग्नता की संभावना कम समाप्त हो जाती है। ग्राउंड वाटर टेबल नीचा हो जाने से जो किसानों को जो खेतों की जो जुताई थी उसमें जो दुश्वारी आ रही थी उसको, वो भी वाटर लॉगिंग ख़त्म हो जाने से वो भी समाप्त हो जाती है। जलमग्नता समाप्त हो जाने से हानिकारक जो वीड्स वगैरह जो निकल आते थे तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। जलमग्नता समाप्त हो जाने से हानिकारक कीट पतंगे, जीवों व मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। वर्षा का अतिरिक्त जल निकास नालियों के कारण खेतों में एकत्रित नहीं हो पाता, जिससे रिसन की संभावना समाप्त हो जाती है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के अंतर्गत हमने जो वाटर लॉगिंग के जो फ़ायदे हैं इसको डिस्कस किया। और अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो नालियाँ बनाई जाती हैं ड्रेनेज के लिए, पानी को निकालने के लिए, अब इनको हम देखेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें क्या है, क्या कह रहे हैं ये लोग। तो कह रहे हैं कि क्षेत्र को जलमग्नता से बचाने के लिए वर्षा जल तथा रिसन जल को शीघ्र ही क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे तो तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि जो इशू क्रिएट करने वाला है वो इशू क्रिएट ना हो वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो
और ये किस तरह से किया जा सकता है, इसके दो मेथड हैं। एक तो सरफेस ड्रेन्स हो सकता है और सब सरफेस ड्रेन्स। सरफेस ड्रेन्स को देख सकते हैं कि सब सरफेस क्या होगा कि जो थोड़ा सा अंडरग्राउंड भी समझ सकते हैं, अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सब सरफेस बोलेंगे। और जो जो अपर मोस्ट जो लेयर है इससे जो होगा इसको हम बोलेंगे सरफेस ड्रेन्स। तो देखें क्या है, तो देखो भूमि सतह पर बनी हुई ये खुली नालियाँ, जो इनके एम्बैंकमेंट होते हैं, इनके तटबंध नहीं बनाए जाते, जिससे भूमि सतह पर बहता हुआ पानी नाली में आ सके। नाली का पानी शीघ्र ही बाहर निकालने के लिए इसमें उचित जो स्लोप होता है वो ढाल दिया जाता है। इनकी जो धारिता होती है, कैपेसिटी वो कहते हैं इसको, धारिता वर्षा जल एवं अतिरिक्त सिंचाई जल की मात्रा पर निर्भर करती है। ये पुनः 3 प्रकार की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है। जो पहला है वो किस तरह की है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है ये नालियाँ कमांड क्षेत्र के वर्षा जल को दूर ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देती हैं, जिससे वर्षा जल के रिसन की संभावना समाप्त हो जाती है। भू सतह से रिसकर भौम जल की ओर जाने वाले पानी को एकत्र करके क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए ये नालियाँ बनाई जाती हैं। ये नालियाँ कम चौड़ाई व अधिक गहराई की बनाई जाती हैं, जिससे जड़ क्षेत्र जो रूट जोन तक पानी रिसकर न जा पाए। और इन्हें जलगिराही रिसन नालियाँ या फिर इंटरसेप्टिंग सीपेज ड्रेन्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो है स्टॉर्म कम सीपेज ड्रेन्स। ये नालियाँ वर्षा जल तथा भूमि के रिसते हुए पानी को एकत्र करके क्षेत्र से दूर ले जाकर किसी नदी या नाली में गिराने के लिए बनाई जाती हैं। ये नालियाँ वर्षा ऋतु में वर्षा जल को तथा अन्य ऋतुओं में रिसन जल को क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए कार्य करती हैं। ये नालियाँ पर्याप्त चौड़ाई व जड़ क्षेत्र तक गहरी बनाई जाती हैं, जिससे ये दोनों प्रकार की नालियाँ कार्य करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ सरफेस ड्रेन्स। इस टॉपिक में बात करेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको मेंटेनेंस के लिए। तो देखें जो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि जो सतही नालियों की समय समय पर देखरेख करनी चाहिए और इन पर 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला है, नाली को यदि पेड़ की डालियां, पत्थर आदि गिर जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। कुछ समय बाद नाली में खरपतवार, घास फूस जो उगाती है, ये पानी के प्रवाह में बाधा बनती है, इसको भी साफ करने की ज़रूरत है। नाली में यदि सिल्टिंग हो जाए, सिल्टिंग आप जानते होंगे, इस कल जो हमने जो डिस्कस किया था जो हमारा टॉपिक, उसमें काफ़ी जो डिटेल हमने डिस्कस किया था सिल्टिंग क्या होती है। तो जो सिल्टिंग इशू है
सिल्टिंग हो जाए तो पानी निकाल कर नाली को साफ कर लेना चाहिए। अब देखें जो इनके अब जो टॉपिक है वो है, अब इनके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक में देखें पॉइंट है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस ड्रेन्स। डिसएडवांटेज क्या है? जुताई आदि कृषि कार्यों में ये नालियाँ बाधक होती हैं। जो खेतों से जब क्षेत्रों से निकाली जाती हैं तो ये एक जो दूसरे जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या करती हैं, ये थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा करती हैं। इन नालियों के निर्माण में काफ़ी ज़मीन बेकार होती है, काफ़ी एरिया भी ज़ाया होता है। इन नालियों के निर्माण में काफ़ी ज़मीन बेकार होती है। ये तो वही हो गया। मृदा में उपस्थित पोषक तत्व नाली में बहकर निकल जाते हैं। रिसन जल को इकट्ठा करने के लिए नालियाँ गहरी बनाई जाती हैं। गहरी नालियों के निर्माण में ज़्यादा खर्चा आता है। ये कुछ है इसके ड्रॉबैक। अब देखते हैं क्या है सब सरफेस। अब जो सब सरफेस ड्रेन्स है उनके बारे में, किसी क्षेत्र में जल क्षेत्र की गहराई अधिक होने पर सतही नालियाँ भी गहरी बनानी पड़ती हैं। इनके निर्माण तथा रखरखाव का काफ़ी खर्चा होता है। साथ ही सतही नालियों में कई दोष पाए जाते हैं, अतः इनके स्थान पर भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं। जललग्नता दूर करने में ये नालियाँ काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। पहला क्या है, रिलीफ ड्रेन्स, राहत जो नालियाँ हैं, ये वे नालियाँ होती हैं जो रिसन जल अथवा भौम जल को अपने रंध्रों तथा खुले जोड़ों से होकर अपने अंदर समेट कर क्षेत्र को राहत पहुंचाती हैं। इसलिए ये क्या कहलाती है, राहत नालियाँ कहलाती हैं। ये देख सकते हैं चली जल निकास व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। देखें या ये कोई रिवर मेन आउटफॉल ड्रेन्स है। देखें ये कोई रिवर वाटर बॉडीज़ यहाँ पे शो की गई है, फ्लो कर रही है। और हमने क्या किया, इधर से इसमें पानी जो सॉरी जो वाटर जो सरप्लस जो वाटर होता है इन नालियों से बाहर निकल सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ड्रेन्स जो रिलीफ ऑफ ड्रेन्स बनाई हैं इनसे ये सब इस तरह से अटैचमेंट होती हैं कि इस तरफ का जो पानी है वो जो ये मेन वाटर बॉडी है रिवर की फॉर्म में, इसके द्वारा पानी निकल जाए। अब देखते हैं क्या है टॉपिक, कैरियर ड्रेन्स। वे नालियाँ जो राहत नालियों से पानी लेकर नदी या नाले में मिलने मुख्य निकास नाली में पहुंचती हैं, वाहक नालियाँ कहलाती हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जो मेन कैनाल में जो आने वाली अलग अलग क्षेत्रों से जो नालियाँ हैं, जो सरप्लस वाटर है उसको लेकर आने वाली नालियाँ क्या कहलाती हैं, वाहक कैरियर के तौर पे ही काम करती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, वाहक नालियाँ कहते हैं। ये नालियाँ भी स्थान से एक अब देखें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, जल रोधक। ये वे नालियाँ जो नहर का तटबंध, ये हो गया बैंक भी कहते हैं इसको, तटबंध के रिसन, देखें, वे नालियाँ जो नहर के तटबंध से रिसन बाहर आने वाले पानी को एकत्र कर दूर सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाती हैं, जल रोधक नालियाँ कहलाती हैं। जब नहर पूर्ण भराव में, तब नहर के तटबंधों से काफ़ी मात्रा में पानी बहकर इसे नाली में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप।